था हमारा कैलकुलेट द लीनियर रिग्रेशन हुज इनपुट वैल्यूज आर एक्स एंड वाई। तो दोस्तों आपको रिग्रेशन का इक्वेशन बताना था। तो रिग्रेशन का इक्वेशन को आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी कहते हैं, ठीक है। और ये इक्वेशन इस फॉर्म का होता है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का। अब जरा ऑप्शन के देखिए, सब उसी फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो आपको a पता लगाना है और b पता लगाना है। तो दोस्तों आइए इसे सॉल्व करते हैं। मैं आप लोगों को पहले बेसिक कंसेप्ट थोड़ा समझा दूँ। देखिए ये अपना जो लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है इसको कुछ इस प्रकार, वो आपको पहले क्या करना है, स्टेप समझिए। आपको पहले इसका टेबल बनाना है, ठीक है। देखिए x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू 10 है, x का वैल्यू 20 है तो y का वैल्यू 20 है, x 40 है तो y 30 है, x 80 है तो y 40 है, x 100 है तो y 50 है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टेबल x और y का ड्रॉ कर लिया। अब हम लोगों ने x के जितने वैल्यूज़ हैं सभी का मीन निकाल लिया। मीन कैसे निकालेंगे, वैल्यूज़ को जोड़ दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मीन मिल जाएगा। तो मीन कितना मिला हमें, मीन मिला हमें 49। उसी तरह y के वैल्यूज़ का मीन आप निकाल लीजिए। तो y के वैल्यू का मीन आप निकालेंगे तो आपको मीन मिल जाएगा 30। चलिए, तो आपने x का मीन निकाल लिया, y का मीन निकाल लिया। अब दोस्तों आप क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है इस प्रकार का। पहला कॉलम में x का वैल्यू रहेगा, दूसरे कॉलम में y का वैल्यू रहेगा, तीसरे कॉलम में x² का वैल्यू रहेगा और चौथे कॉलम में x इंटू वाई का वैल्यू रहेगा, यानी x y का प्रोडक्ट होगा। तो दोस्तों देखिए x है 5, y 20, 40, 80, 100, y है 10, 20, 30, 40, 50। तो जो x² होगा दोस्तों 5 का 25 होगा, 20 का 400 होगा, 40 का 1600 होगा, 80 का 6400 होगा और 100 का 10,000 होगा। और यदि आप xy का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 5 इंटू 10 50, 20 इंटू 20 400, 40 इंटू 30 1200, 80 इंटू 40 3200, 100 इंटू 50 5000। अब आपको क्या करना है कि इन सभी को जोड़ देना है। इन सभी को आप ऑलरेडी जोड़े हुए हैं ऊपर, तो वो आपको जोड़ मिलेगा 245। और इन सभी को यदि आप ऐड करेंगे एक्स वाई के वैल्यू को तो मिल जाएगा आपको कितना, 150। और यदि आप x² के वैल्यू को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 18,425। और यदि xy के वैल्यू को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 9,850। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने सभी के x के वैल्यूज़, y के वैल्यू सभी को ऐड कर लिया। अब दोस्तों हमारे पास दो इक्वेशन है, ये आपको इक्वेशन याद रखना है, क्योंकि आपको यदि ये दो इक्वेशन याद रहेगा ना तो आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों जरा इस इक्वेशन को देखिए, समेशन y इज इक्वल टू a टाइम्स n। ये n क्या है, यहाँ पे n है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। बताइए दोस्तों इस केस में हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, आप देखिए गिनिए। 5 वेरिएबल्स हैं, 5, 20, 40, 80 और 100। वी हैव 5 वेरिएबल्स है, सो द वैल्यू ऑफ n विल बी 5। n का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, n का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 5। अब दोस्तों देखिए समेशन y हमें पता है, a हमें निकालना है, b निकालना है, समेशन x पता है। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स कौन कौन से, a और b। तो हमको पता है यदि नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल तो हम लोग वेरिएबल का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो वही काम करेंगे। देखिए सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। समेशन y की जगह 150, a टाइम्स n का जगह 5 रहेगा, प्लस b 245। उसी तरह समेशन एक्स वाई की जगह 9850 इज इक्वल टू a टाइम्स 245 प्लस b टाइम्स 18425। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व कैसे किया मैंने पहले इक्वेशन को 49 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो देखिए जब आपके सामने स्टेप्स है, आप खुद से करके देखिए, आप लोग ये करना जानते ही होंगे। तो b का वैल्यू निकलेगा 0.389। एक वेरिएबल हमने निकाल लिया, दूसरे वेरिएबल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी इक्वेशन 1 में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, b की जगह लिख दिया 0.389। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a का वैल्यू आपको मिल जाएगा 10.9194। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो इक्वेशन मिला, आपको जो इक्वेशन मिला उसमें a का वैल्यू कितना है, 10.9194 है ना। तो आपका जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 10.9194 प्लस 0.39x। अब ऑप्शन को मिला लीजिए, ठीक है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो आपको यदि स्टेप क्लियर है दोस्तों, आपको पता है कैसे से हमें सॉल्व करना है, तो आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन हमारे एवीएम के एग्जामिनेशन में आ चुका है दोस्तों। देखिए क्या कर रहा है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन्वॉल्व है, इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एक पॉपुलेशन को कंसीडर करना है, जिसका साइज पॉपुलेशन साइज है। कैपिटल एन आपको पता है पॉपुलेशन साइज को डिनोट करता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन साइज दिया हुआ है 144, पॉपुलेशन का मीन दिया हुआ है 24, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का साइज दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि इसी पॉपुलेशन में से आपने एक सैंपल लिया, इसका साइज है 25, तो उसका मीन 4.8 होगा। ये पहला ऑप्शन कर रहा है। फिर देखिए दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि सैंपल साइज 144 है, मीन 24 है, ठीक है। तो जो सैंपल उसमें से हम लेंगे उसका साइज 25, उसका मीन होगा 24। चलिए दोस्तों पहले इस दोनों को देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सी और टी को देखेंगे। तो दोस्तों पहले बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि देखिए
आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो मीन होता है, ठीक है, वो होता है पॉपुलेशन के मीन के बराबर। अब दोस्तों आप ये बताइए कि पॉपुलेशन का मीन कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, तो जो आप सैंपल लेंगे ना, जो सैंपल लेंगे उसका भी मीन कितना होगा, 24 होगा। तो आप जरा ऑप्शन नंबर ए और बी को जरा पढ़िए, ऑप्शन नंबर ए और बी को आप जरा पढ़िए दोस्तों। इसमें आप क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि मीन 4.8 होगा, ये तो साफ गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मीन 24 होगा, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, तो ये नहीं होगा। और बाकी अब देखते हैं, अब जरा सी और डी पे आते हैं दोस्तों। सी में कह रहा है कि यदि सैंपल साइज 16 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 100 है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 25 होगा। आपको पता है ना दोस्तों, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट एन, ये बेसिक फॉर्मूला है। ये सिग्मा एक्स बार क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड एरर होता है, ठीक है। सिग्मा क्या है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो यहाँ पे 100 लिख दीजिए, और यहाँ एन एन कितना है हमारा 16 है, तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4, यानी कितना हो जाएगा 25। यानी कि आपका जो स्टैंडर्ड एरर आएगा वो कितना होगा, 25 होगा। तो 16 तो होगा नहीं, 25 होगा। तो आप देख सकते हैं करेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन कौन सा है, यहाँ पे बी और सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। तो चीज़ आपको समझ में आ रही है कि कैसे हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी बी एंड सी। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक बैंक ने कैलकुलेट किया कि इसके जो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। दोस्तों जब मैं कहता हूँ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका क्या मतलब हुआ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बेल शेप कर्व मिलता है, याद होगा आपको, आप जानते होंगे कि ये बेल शेप कर्व भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इसका मीन हमें दे रखा है, मीन यहाँ पे होता है दोस्तों, आप पता है आपको मीन कितना दे रखा है, मीन दे रखा है हमें 2000, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा, सिग्मा में दे रखा है कितना 600। चलिए, बैंक ने एक रैंडम सैंपल लिया 100 अकाउंट का, आपसे ये पूछा गया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सैंपल मीन है वो 1900 यानी 1900 कहीं यहाँ होगा और 2050 कहीं यहाँ होगा, ठीक है, ठीक है, वो इस रेंज में सैंपल का मीन लाई करे। ये जो 2000 है दोस्तों वो पॉपुलेशन का मीन है, ठीक है। आपको एक प्रोबेबिलिटी निकालना है कि आपका सैंपल का मीन जो मैंने शेडेड एरिया दिखाया है इस रेंज में लाई करेगा, ये बताना है आपको, ठीक है। आपको जेड के एक जो डाटा दी गई है कि जेड इजकल टू 1.67 कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इतनी होती है और 0.83 कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इतनी होती है। तो दोस्तों आइए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि देखिए 1900 के कॉरस्पॉन्डिंग आप निकालिए जेड वैल्यू और 2050 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालिए आप जेड वैल्यू, ठीक है। आइए कैसे निकालते हैं हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आप क्या करेंगे, ये आइए सॉल्यूशन इसको मैं जूम करता हूँ। देखिए सबसे पहले आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकाल लीजिए, सिग्मा अपॉन रूट एन। सिग्मा कितना है आपका 600 और एन कितना है हमारा 100, तो ये मिल जाएगा हमारा 600 अपॉन 10 यानी 60। मैंने बताया ना आपको कि जेड स्कोर निकाल लीजिए 1900 कॉरस्पॉन्डिंग, तो कितना हो जाएगा 1900 माइनस 2000 अपॉन 60, तो वो आपको मिल जाएगा कितना, वो माइनस 1.67। और यदि आप 2050 कॉरस्पॉन्डिंग जेड स्कोर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2050, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये होता है ना जेड का। तो एक्स बार कितना है हमारा 2050, म्यू कितना है हमारा, म्यू है हमारा मीन यानी 2000 पॉपुलेशन मीन, और सिग्मा कितना हमने निकाला, ये स्टैंडर्ड एरर होता है, ठीक है। तो वो हमारा निकलेगा 60, ठीक है, सिग्मा एक्स बार बोलते हैं इसे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। चलिए तो दोस्तों यहाँ से आप यदि इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल जाएगा माइनस इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल जाएगा 50 अपॉन 60, ठीक है। तो यानी 0.83 कितना मिलेगा 0.83। तो ये हमारा Z2 मिला, ये क्या मिला हमें Z2। Z1 हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, वो मिला था माइनस 1.67। तो हम लोगों ने दो Z वैल्यू निकाला, Z1 और Z2। अब दोस्तों क्वेश्चन में आपको Z1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रखा है, देखिए ना प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ, पर ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.4525 दिया हुआ है ना, ठीक है। तो Z1 की कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 0.4525 और Z2 की कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 0.2967, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, ये प्रश्न उठता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं समझाता हूँ दोस्तों। देखिए आपका Z1 का जो वैल्यू है वो नेगेटिव आया है, ठीक है, कितना आया है माइनस 1.67, ठीक है। दोस्तों जब मैं कहता हूँ, जब आप प्रोबेबिलिटी टेबल से आपके पास जो जेड टेबल होता है दोस्तों, जेड टेबल से जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, यानी कि आपने निकाला कितना निकाला, आपने निकाला दोस्तों इसका प्रोबेबिलिटी निकला 0.4525, ठीक है, कितना निकला 0.4525। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका यदि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है और आपका जेड यदि कहीं यहाँ लाई कर रहा है, तो जो ऑरिजिन से ये जो एरिया है ना वो कितना है 0.4525 है। ये चीज़ समझ में आया। चलिए
उसी तरह यदि आप 0.83 के लिए निकाल रहे हैं तो आपको मिल रहा है 0.2967, तो मतलब ये वाला एरिया इतना है। आपको बेसिकली ये रेंज में निकालना है ना, तो अल्टीमेटली दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि इन दोनों को जोड़ दिया, तो आपको मिल जाएगा 0.7492, यानी 74.92% आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 0.7492, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। आप प्रीवियस ईयर का उल्टा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है कि किसी भी टेलीविजन का टीआरपी, ठीक है, टीआरपी कैलकुलेट किया जाता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड से, या दूसरा कह रहा है कि टीआरपी कैलकुलेट करते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड से। तो दोस्तों देखिए, टीआरपी का कैलकुलेशन जो होता है दोस्तों, वो हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड से होता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर तभी दे पाएंगे जब आपको ये सब का मीनिंग क्लियर हो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही है। ठीक है, देखिए दूसरा ऑप्शन बहुत सिंपल है। आपको कैप पॉपुलेशन का साइज दे रखा है 256, मीन दे रखा है 18, तो यहाँ से पहले सिग्मा एक्स बार आप निकाल लीजिए। सिग्मा एक्स बार क्या होता है, सिग्मा अपॉन रूट एन होता है। तो एन दिया हुआ है कितना, कैपिटल एन लिखिए, 256 दिया हुआ है, इसका रूट ले लीजिए। और सिग्मा कितना दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है 18, सॉरी अच्छा, पॉपुलेशन यदि 196 256 है, तो यहाँ सॉरी ये गलत है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये मीन है। तो पूछ रहा है कि आपके पास यदि सैंपल साइज 25 है तो उसका मीन 18 होगा। अभी मैंने आपको बताया ना दोस्तों कि यदि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन बराबर होता है। तो जरा बताइए, पॉपुलेशन का मीन कितना है 18, तो सैंपल का मीन भी कितना होगा 18 होगा, 16 तो होगा नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चीज़ें आपको समझ में आ रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो याद रखिएगा, किसी भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन का मीन है और जो हमारा सैंपल का मीन है, दोनों क्या है, बराबर है। चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि आपको एक मेल पॉपुलेशन का वेट का रिकॉर्ड दिया हुआ है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बेल शेप कर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसका मीन दे रखा है 60। ठीक है, यानी मीन आप कैसे डिनोट करते हैं पता है ना, मीन आप डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू दे रखा है 60 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है कितना, 25। तो आपसे पूछा है कि रिसर्चर ने रिकॉर्ड लिया 30 मेल का, यानी आपका सैंपल साइज कितना है, क्या स्मॉल एन आपका 30 है। तो आपको बताना है कि सैंपल साइज, ये सैंपल का मीन क्या होगा, इस सैंपल का मीन 60 होगा या 1800 होगा, और स्टैंडर्ड एरर क्या होगा इस सैंपल का। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आपको देखिए पॉपुलेशन का मीन कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है ना। तो अभी मैंने क्या बताया कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो पॉपुलेशन का मीन होता है और जो सैंपल का मीन होता है वो बराबर होता है। तो सैंपल का मीन क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग। यदि हम स्टैंडर्ड एरर निकालना चाहें तो स्टैंडर्ड एरर निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट एन। सिग्मा क्या होगा यहाँ पे, सिग्मा आपको देखिए 25 दिया हुआ है। ठीक है, सिग्मा कितना दिया हुआ, मीन नहीं, मीन हाँ मीन 25 दिया हुआ है। और ये आपका पॉपुलेशन का साइज कितना दिया हुआ है, तो पॉपुलेशन का साइज यदि आप नोट करेंगे तो पॉपुलेशन का साइज आपका है कितना बताइए, 25 अपॉन रूट एन। एन आपका 30 है ना, एन कितना है आपका 30 है। तो 30 मेल है तो इसका 30 होगा। तो 30 को आप अप्रॉक्सीमेट यदि करना चाहें तो 30 से निगेट 5.2 5.5 आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 4.5 के अप्रॉक्स आएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए एंड सी। ठीक है, ए एंड सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक रडार यूनिट है जिससे आप लोग कार के स्पीड को मेजर करते हैं मोटरवे में, और स्पीड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे तो ऐसा कर्व आप बना लीजिए, चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। मीन कितना दिया हुआ है, इसका मीन दिया हुआ है 60 mi पर आवर और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 10। ठीक है, आपको मीन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार जो आपने पिक किया रैंडमली वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा से चल रहा है, मतलब कि ये 70 है। आपको इस वाले एरिया बताना है, ये वाला एरिया का। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक डाटा आपको मिसिंग लग रहा होगा। डाटा क्या मिसिंग लग रहा है कि आपको ना सैंपल साइज पता है और ना आपको पॉपुलेशन साइज पता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कि x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कार के स्पीड को। ठीक है, आपको x का मीन कितना है 60 है, सिग्मा कितना है 10 है। आपको ये प्रोबेबिलिटी बताना है कि x जो है 70 से हायर है। तो आप पहले क्या कीजिए कि x इज इक्वल टू 70 के लिए z का वैल्यू निकाल लीजिए।
जेड कैसे निकलता है पता है ना, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एक्स बार आपके एक्स बार की जगह 70 लिख दीजिए, म्यू की जगह लिख दीजिए 60 और सिग्मा की जगह लिख दीजिए 10। सॉल्व कीजिए तो आपको 1 मिल जाएगा, तो आपको जेड मिल गया तो 1। मतलब यदि हम कह रहे हैं कि पी एक्स इज ग्रेटर देन 70, इसका मतलब हुआ कि पी जेड इज ग्रेटर देन 1। अब दोस्तों पी जेड इज ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है, पी जेड इज ग्रेटर देन 1 का मतलब आपको समझाता हूँ दोस्तों, इसको समझिए इस ग्राफ से, इस ग्राफ से समझिए। देखिए इसको ग्राफ को मैं एक बगल में यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों, इससे आपको क्लियर होगा। ये देखिए ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है। इसको मैं अगले पेज में आपको समझाता हूँ ताकि कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो। दोस्तों मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, देखिए इसको आप ऐसे समझिए। आपके पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है कुछ इस प्रकार का, और यहाँ पे आपको मीन दे रखा है, ठीक है। ये जो है हमारा, ये यदि आप मीन के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो ये 0 मिलेगा आपको, यहाँ पे जेड 0 मिलेगा आपको, ठीक है। ये क्या मिलेगा, जेड आपको क्या मिलेगा 0। और आपने जो जेड निकाला है दोस्तों वो कितना निकाला है, देखिए आपने जो इस केस में जेड निकाला है वो निकला है शायद 1 निकला है ना, हाँ जेड आपका निकला है 1, ठीक है। तो जेड आपको मिला है कितना यहाँ पे 1, तो जेड 1 कहाँ मिलेगा आपको बताइए, जेड जो 1 मिलेगा आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि पी जेड इज ग्रेटर देन 1, क्वेश्चन में पर यही कर रहा है ना कि पी जो है, हाँ जेड इज ग्रेटर देन 1, तो पी जेड इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, आपको ये वाला एरिया निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 0.5, ठीक है। तो क्या कीजिएगा 0.5 में से जो ये एरिया है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 0.5 में से पी जेड इजिकल टू 1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो पी जेड इजिकल टू 1 आपको पता होना चाहिए ना, तो उसको तो आप कुछ वैल्यू याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जेड इजिकल टू 1, जेड इजिकल टू 2, जेड इजिकल टू 3, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। मैंने समझाया भी था अपने वीडियो में, वो कितना है, वो होता है 0.8413, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो 0.8413 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो इसमें से क्या हो जाएगा, 0.8413 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 0.1587। तो यही प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका स्पीड है वो 100 से ज़्यादा है, वो है 0.1587, ठीक है। ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन लाई बिटवीन -1 to +1। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कह रहा है कि यदि x और y दोनों वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव होगा, ये भी सही स्टेटमेंट है। यदि x और y दोनों वेरिएबल इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नेगेटिव होगा। अच्छा ये गलत स्टेटमेंट है। और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जब अरिथमेटिक मीन होता है 2 रिलेशन कोएफिशिएंट का, ये भी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है। और ठीक है, और आपका पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर लाइज बिटवीन -1 एंड +1, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि आर जो है इक्वल टू भी होता है ना। ऐसा नहीं है कि +1 आर, यहाँ जो बिटवीन वर्ड लिखा है ना ये गलत है, यहाँ पे लिखना चाहिए इससे कि आर तो +1 भी तो हो सकता है, ठीक है। तो केवल आप -1 +1 थोड़ी लेंगे, +1 इक्वल टू +1 भी हो सकता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो ए, सी और डी आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक्स सो ऑब्टेन 1 फॉर ईच सैंपल constitute what is called sampling distribution. The set of value of the statistics so often 1 for each sample constitute what is called cluster sampling. तो दोस्तों आपको यदि पता होगा कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। आप एक सैंपल के लिए कंसीडर करते हो, दैट इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सैम्पलिंग टेक्निक में हर एक 10 यूनिट पॉपुलेशन के हर एक 10 यूनिट को चूज कर रहे हैं, तो ऐसे को क्या करते हैं, ऐसे को हम लोग कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। इसलिए आंसर करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी ए एंड बी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, आपके सामने डाटा दी गई है 56, 45, 50, 40.4, ये सब डाटा दी गई है। तो आपको बताना है कोवेरिएंस या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दो चीज़ दिया गया है। तो आप बताइए दोस्तों कैसे कोवेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट कीजिएगा। दोस्तों ये मैंने अपनी थ्योरेटिकल वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। जो हमारा सैम्पलिंग मेथड का थ्योरेटिकल वीडियोज़ मैंने आप लोगों के सामने अपलोड किया था, ठीक है, वहाँ पर मैंने इसी को समझाया। मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो थ्योरेटिकल वीडियो है उसका मैं आपको एक ग्लिम्स देता हूँ। देखिए
यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली समझाऊंगा कि कैसे आपको डाटा का कोरिलेशन निकालना है, फिर वेरिएंस को वेरिएंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये हमारा थ्योरेटिकल PDF है, इसमें मैंने एक लाइन को अच्छे से समझाया है दोस्तों। ठीक है, सब ग्राफिकली सबको समझाया था, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, ये क्या होता है, सब कुछ मैंने समझाया था। अब दोस्तों यदि आपको कैलकुलेशन करना है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो पहले आप मीन निकाल लीजिए, फिर वेरिएंस निकाल लीजिए, और स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं। आपको पता है स्टैंडर्ड एरर निकालना, मैंने बताया था आपको स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कोवेरिएंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, नॉर्मल पॉपुलेशन का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है, फिर आप जेड वैल्यू को कैसे देखते हो, सेंट्रल लिमिट थ्योरम कैसे देखते हो। यदि कोवेरिएंस निकालना सीखे बताएं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको पता चलेगा आर कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे आपको मैंने 2-3 फॉर्मूला बताया था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने का। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने का 2-3 फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो इसमें आपको जैसे ये डाटा दिया हुआ है एक्स और वाई का, तो एक आप पहले टेबल बनाते हैं, है ना। टेबल में क्या करते हैं, एक्स लिखते हैं, वाई लिखते हैं, फिर एक डेविएशन लिखते हैं एक्स माइनस एक्स बार, डी वाई डेविएशन लिखते हैं डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई, और इस फॉर्मूले से आप लोग क्या करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक ये मेथड था और एक ये भी मेथड था। ठीक है, और एक थर्ड 3 मेथड मैंने बताया था दोस्तों। तो उसी तरह से आप इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, you just attempt this question based on the same concept and you will observe that you will get the answer B and C, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको 0.9991 मिलेगा। ठीक है, और कोवेरिएंस आपको मिलेगा 36.453। एक बार ट्राई करके देखिए, यदि फिर भी नहीं बन रहा है तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको ग्रुप में अपलोड कर दूंगा कैसे बनना है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि नंबर ऑफ ब्रांचेज है 1000, सैम्पलिंग ब्रांचेज 220, तो इन्फिनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर कितना होगा। दोस्तों इन्फिनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो इन्फिनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर है इसका कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, सैम्पलिंग में ही है इसका कंसेप्ट। ठीक है, इन्फिनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का देखिए ये होता है हमारा सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा अपॉन 210 इंटू, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। देखिए यहाँ फॉर्मूला है इसका, सिग्मा अपॉन 210 इंटू अंडर ब्रैकेट कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन ये -1। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ है, इसमें दोस्तों कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। इसको कहते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर, इस टर्म को। n होता है साइज ऑफ पॉपुलेशन, n होता है स्मॉल n होता है सैंपल साइज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए टोटल ब्रांचेस दिया हुआ है, यानी कैपिटल N दिया हुआ है, सैंपल स्मॉल n दिया हुआ है, इन्फिनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर 2 होगा। ठीक है, तो आपको इसमें कैलकुलेट कीजिए, पुट कीजिए वैल्यू को, तो कितना मिलेगा बताइए। 1000 - 20 अपॉन 1000 - 1, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद देखिए सी और डी क्या कर रहा है, सी और डी आपका कर रहा है दोस्तों। देखिए एक्चुअली में इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना, सिंपल सा, ज़्यादा तो है ही नहीं ज़्यादा कैलकुलेशन। आप देखिए ना, इसको यदि माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 980 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा 999 मिलेगा। दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 है, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही होगा, ये गलत होगा। उसके बाद कह रहा है कि जो फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर है वो स्क्वायर रूट ऑफ ये होता है, बिल्कुल सही है, एन इज साइज पॉपुलेशन। लेकिन ये मल्टीप्लायर कब यूज करना है, अभी तक कब यूज करना है ये भी कंडीशन मैंने बताया था आपको। ये मल्टीप्लायर तब यूज करते हैं जब सैम्पलिंग फ्रैक्शन जो है, यानी क्या स्मॉल एन बाई कैपिटल एन जो है लेस देन 0.05 हो, तब वहाँ यूज़ नहीं करते हैं। यानी कि स्मॉल एन बाई कैपिटल एन आपको 0.05 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, या आप वही कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि द फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर व्हेन दिस मल्टीप्लायर नीड नॉट बी यूज्ड व्हेन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन इतना। तो ये तो बताया, ये सही स्टेटमेंट है ना। और यदि सैम्पलिंग ये गलत स्टेटमेंट है तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। ठीक है, तो बी और सी सही होगा, यानी 2 नंबर सही होगा। आगे देखते हैं। देखिए सैम्पलिंग डाटा दिया हुआ है, मीन निकालना है। तो सैम्पलिंग डाटा मीन निकालना काफ़ी आसान है, सबको जोड़ दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 नहीं 6 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद सैम्पलिंग डाटा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना भी मैंने आपको बताया ना, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं फिर से बता देता हूँ दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका मैंने आगे आपको समझाया था। ये सब बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए।
देखिए आपके पास जब भी डाटा दी गई हो और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, जैसे यहाँ देखिए डाटा आपको दी गई है ना 75, 73, 87, तो पहले मीन निकाल लीजिए, उसके बाद वेरिएंस निकाल लीजिए। कैसे वेरिएंस निकालिएगा, हर एक डिफरेंस को ले लीजिए, उसका स्क्वायर ले लीजिए और फिर एवरेज कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे एवरेज करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो इतना मिलेगा, और फिर इसको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिल जाएगा। समझे? तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो ये इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, तो मीन है 7, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.32 और स्टैंडर्ड एरर आपको देखना है, तो स्टैंडर्ड एरर कितना होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4, यानी ए एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जब स्ट्रैटम से रैंडम सैंपल को ड्रॉ करते हैं उसको सर्टिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों द सैम्पलिंग प्रोसीड्यूर इन विच पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू होमोजेनस ग्रुप एंड देन सैंपल ड्रॉन फ्रॉम ईच ग्रुप इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दोस्तों देखिए, जिस केस में आप पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं होमोजेनस ग्रुप में और हर एक सैंपल से हर एक ग्रुप से एक सैंपल को ड्रॉ करते हैं, उसको आप लोग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, और स्ट्रैटम की जहाँ तक बात है तो वो हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है। तो आप देख सकते हैं ए और डी स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, और बी और सी आपका रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। स्कैटर डायग्राम में आर का वैल्यू यदि 1 है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि ऑल द पॉइंट्स आर लाइन टू द लाइन ऑफ डैश स्लोप दैट इज स्लोपिंग डैश फ्रॉम डैश। तो दोस्तों आर इक्वल टू 1 आप कैसे ड्रॉ करते हैं, आप बताइए ना। स्कैटर डायग्राम में आपको पता है ना, बहुत सारा पॉइंट होता है, आर इक्वल टू 1 ऐसे होता है। ठीक है, तो स्लोपिंग अपवर्ड होता है, स्लोपिंग इसका स्लोप पॉजिटिव है ना, स्लोप अपवर्ड है, और कहाँ से, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और ये क्या है, लाइन ऑफ पॉजिटिव स्लोप है, तो बी हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, when the population from which a sample is to be taken is perfectly homogeneous, the investigator should prefer sample size of single item। अच्छा दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें क्या है कि जब आपके पास जो पॉपुलेशन है जिसमें सैंपल आपको ड्रॉ कर रहे हैं वो यदि परफेक्टली होमोजेनस है, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर है वो सैंपल साइज कंसिडर करेगा सिंगल आइटम का। ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और दोस्तों आपको पता है कि स्टैंडर्ड एरर जितना कम हो उतना ही आपका बेटर है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, तो ए और डी हमारा सही है, बी और सी गलत है। करेक्शन पूछा गया है तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और डी। चलिए आगे देखते हैं, सैंपल साइज बढ़ेगा तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन अप्रोचेज टू सेंट्रल पोजीशन रिस्पेक्टिव ऑफ पैरेंटल। तो बताइए सैंपल साइज बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सैंपल साइज बढ़ने से दोस्तों सिंपल सी बात है, आप फॉर्मूला देखिए ना, सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला देखिए, सिग्मा अपॉन रूट एन। यहाँ पे देख सकते हैं कि सिग्मा एक्स बार इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, एन यदि बढ़ेगा तो सिग्मा एक्स बार घटेगा, यानी स्टैंडर्ड एरर आपका क्या होगा, घटेगा। तो यदि आपका सैंपल साइज बढ़ता है तो जो है आपका सैंपल मीन एक नॉर्मेलिटी को अप्रोच करता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सर्टिफाइड सैम्पलिंग में सैंपल आर ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रैटा इक्वल टू नंबर इन द टोटल साइज। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर बी एंड डी। सैंपल साइज बढ़ेगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो होगा वो नॉर्मेलिटी को अप्रोच करेगा रिस्पेक्टिव ऑफ पैरेंटल व्यू। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। इसमें क्या कहा गया, सिस्टमेटिक और सर्टिफाइड सैम्पलिंग का डेफिनेशन है, आपके पास पॉपुलेशन है यूनिफॉर्म लेवल पे, उसको टाइम ऑर्डर स्पेस में मेजर कर रहे हैं, उसमें से एलिमेंट को सेलेक्ट किया गया तो उसको कहते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। और आपके पास यदि पॉपुलेशन को रिलेटिव होमोजेनियस ग्रुप में डिवाइड कर दें, ठीक है, और सैंपल को रैंडमली सेलेक्ट करें तो उसको सर्टिफाइड सैम्पलिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी और सी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखते हैं, a population distribution of all the population mean of sample is a distribution of sample mean and called central tendency of the mean। ठीक है, नहीं इसको हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन करते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस सैंपल रेट कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। दोस्तों इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 2, यानी ए एंड सी आर करेक्ट। A method of selecting a sample from population is personal knowledge is used to identify the item of the population that has to be included। यहाँ पे पर्सनल नॉलेज को यूज करना पड़े तो जजमेंटल सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, और जो ऐसा मेज़र है जो कि आपको सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है तो क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों स्टैटिस्टिक्स, यानी कि ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। स्टैटिस्टिक्स में जो टर्म फाइनाइट पॉपुलेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन का स्टैटिक साइज है। फाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब ये हुआ कि लिमिटेड साइज है। ठीक है, तो बताइए क्या मतलब है फाइनाइट पॉपुलेशन का, क्या मीनिंग है। फाइनाइट पॉपुलेशन का मीनिंग है दोस्तों कि स्टैटिक साइज भी है और लिमिटेड साइज भी है, और उसके बाद पॉपुलेशन यदि फाइनाइट है लेकिन हेट्रोजेनस है और इन्वेस्टिगेटर को गुड सैम्पलिंग चाहिए तो वो कौन सा मेथड यूज़ करेगा, सर्टिफाइड सैम्पलिंग को यूज़ करेगा। तो एक था होमोजेनस केस, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हेट्रोजेनस केस पे। तो हेट्रोजेनस केस में कैसे कि वो
तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ए, बी एंड सी। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। द पॉपुलेशन इज स्प्रेड ओवर अ वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया स्ट्रेचिंग टू सेवरल स्टेट टू हैव अ गुड सैंपल द इन्वेस्टिगेटर्स टू यूज। तो इस केस में इन्वेस्टिगेटर कौन सा क्या क्या यूज करेगा। फिर कह रहा है कि बैंक ने कैलकुलेट किया इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन दे रखा है 2000 का, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 600 का। ठीक है, बैंक ने सैंपल लिया 100 अकाउंट का, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सैंपल मीन है वो 1900 और 2050 के बीच में लाई करेगा। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। आप देखिए कह रहा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू -1 है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये तो गलत है ना, ये +1 होगा तब ना पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। R 0 है तो पहला स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर ए इज रॉन्ग। फिर कह रहा है कि R 0 है तो नो लीनियर इंडिकेशन, तो चलिए ये भी मानते हैं। R 9.8 है तो डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और R यदि -9.5 है तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बट नेगेटिव है। तो बताइए दोस्तों आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए, इनका आप देख सकते हैं आप। ठीक है, अब बाकी स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। एक्चुअली में यहाँ पे 9.8 नहीं होगा, ये 0.98 होगा। ठीक है, क्योंकि 9.8 हो ही नहीं सकता यार, इधर यहाँ पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये दैट इज 0.98। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, आपको फिर से वही रेग्रेशन लाइन पूछा गया है। तो भाई जो पहला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, सिमिलरली इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सब कुछ वैसे ही रहेगा, याद है ना आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने रेग्रेशन लाइन को सॉल्व किया था, ये आप प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं। इसे आप प्रैक्टिस के रूप में इस क्वेश्चन को लीजिए, कैलकुलेटर आप ले सकते हैं, कैलकुलेटर का हेल्प लेके आप इसे सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे आप, एक कॉलम एक्स का बनाइए, वाई का बनाइए, एक एक्स स्क्वायर का बनाइए, एक एक्स वाई का बनाइए। एक्स वाले को जोड़िए, वाई वाले को जोड़िए, एक्स स्क्वायर को एक्स वाई को, और जो दो इक्वेशन मैंने बताया था समेशन ऑफ वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उसको यूज कीजिए। ठीक है, और देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सामने प्रस्तुत किया हूँ। देखिए कोवेरिएंस एक्स वाई दिया हुआ है, मीन एक्स दिया हुआ है, मीन वाई दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है एक्स का, तो रेग्रेशन लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो दोस्तों देखिए रेग्रेशन लाइन का इक्वेशन फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्मॉल बी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो कोवेरिएंस दिया हुआ है 50, ठीक है 150, और सिग्मा एक्स दिया हुआ है 25, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको 150 अपॉन 225, यानी 0.24। ठीक है, और आपको पी मिल गया। तो आपके सामने क्वेश्चन है वाई बार इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई का मीन आपको दिया हुआ है 10, तो यहाँ से आप ए निकाल सकते हैं, ए मिल जाएगा आपको 5.2। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है दोस्तों, इसीलिए मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हूँ। अब देखिए ये एस्टिमेट का क्वेश्चन है, एक्स दिया हुआ है, ये भी सिंपल लीनियर रिग्रेशन का क्वेश्चन है। रिग्रेशन का कंसेप्ट यूज कीजिए, लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालिए और फिर आपको आंसर मिलेगा। सिंपल सा आपको रिग्रेशन लाइन को कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द रिग्रेशन लाइन। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए आपके सामने इसका कैलकुलेशन है, आपको कहीं नहीं जाना है, आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, आपको बी निकालना है, फिर ए निकालना है और फिर पुट करना है। ठीक है, तो आप इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको जो मैंने तरीका बताया उससे भी निकाल सकते हैं, या आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यही था हमारा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्स वाई के बीच में बताना है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है वेरिएंस का अंडर रूट होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 2.88 आएगा। यदि कह रहा है कि स्कैटर डायग्राम में जो पॉइंट्स है वो कोई टेंडेंसी नहीं शो कर रहा है इंक्रीज होने का या डिक्रीज होने का, आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू इस केस में होता है हमारा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पज ऑफ सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस टू। सिंपल रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन से क्या करते हैं आप, जैसे आप जो है एक वेरिएबल को प्रेडिक्ट करते हैं दूसरे वेरिएबल से। ठीक है, आगे देखते हैं 30। तो ग्राफ शोइंग द पेयर्ड पॉइंट ऑफ एक्स आई वाई आई इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, तो उसको हम लोग स्कैटर डायग्राम कहते हैं। और जब रेग्रेशन लाइन ऑरिजिन से पास करेगा, देखिए सिंपल सी बात है, रेग्रेशन लाइन आपका है क्या बताइए, तो रेग्रेशन लाइन है आपका y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये जब ऑरिजिन से पास होगा ना तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो रेग्रेशन कोएफिशिएंट जो है, रेग्रेशन कोएफिशिएंट 0 होगा क्या, हाँ बिल्कुल, ये हमारा a 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा y इक्वल टू बी एक्स बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 होगा। ठीक है, इंटरसेप्ट रेग्रेशन कोएफिशिएंट आपका b है, b 0 नहीं होगा, a 0 हो जाएगा।
तो ये स्टेटमेंट सही है आपका। और जो ग्राफ है उसको हम लोग स्कैटर डायग्राम करते हैं, तो बी और डी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ पर्सन वेयर वेट इज गिवन इज, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों रेग्रेशन इक्वेशन। यदि रेग्रेशन कोएफिशिएंट 1 से ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा, अदर विल बी लेस देन 1। ठीक है, उसके बाद यदि मान लीजिए रेग्रेशन कोएफिशिएंट 0 है तो दो वेरिएबल क्या होगा, तो दो वेरिएबल, यदि रेग्रेशन कोएफिशिएंट 0 है तो दो वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जो कहता है कि y ऑन x का जो रेग्रेशन लाइन का स्लोप है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों रेग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। नेक्स्ट है जो लीस्ट स्क्वायर का मेथड है, जो कि डिक्टेट करता है जब हम एक रेग्रेशन लाइन को चूज करते हैं देन सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन, तो ये मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, बी नंबर होगा। इन अ रैंडम सैम्पलिंग वी पिक अप वन, वी नोट इट डाउन, पुट इट बैक एंड द रिमेनिंग एंड पिक इन नेक्स्ट वन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, क्योंकि आप रिप्लेस भी कर रहे हैं। ठीक है, द सेंट्रल लिमिट थ्योरम एज्यूम्स एज दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। ठीक है, तो मीन जो है, मीन का जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा नॉर्मल होगा लार्ज सैंपल साइज के लिए। यदि हम लोग दो स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करें तो हमें सैंपल ऑफ सेम साइज ट्राई टू डिसाइड विच वन इज मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर, वी वुड पिक द एस्टिमेटर विच हैज। तो हम लोग किसी पिक करेंगे इसका स्टैंडर्ड एरर कम हो या स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो। ठीक है, फिर कह रहा है कि डैश इज द न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल एंड डैश इज द न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। तो क्या होता है दोस्तों, सैंपल का न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर जो होता है पॉपुलेशन का होता है। और यदि हम पॉजिटिव कोरिलेशन एक्स और वाई के बीच में कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ एक्स हाई होगा तो वाई भी हाई होगा। तो ये था हमारा 40 क्वेश्चन का सेट। मैंने आपको इजी क्वेश्चन भी दिया, मॉडरेट क्वेश्चन भी दिया और थोड़ा सा एवरेज टिपिकल क्वेश्चन भी दिया। इस प्रकार से होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।